नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में क्या बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, सूरत के बाजारों में कैसे दिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर का असर, और गांधीनगर में महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट ठगों ने कैसे ठगा और कैसे उससे ऐंठ लिए 19 करोड़ 24 लाख रुपए। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ, क्योंकि पहलगांव हमले के बाद भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे तक बहस अभी पूरी हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई तीखे सवाल पूछे हैं सरकार से, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बता दिया है कि अब भारत गोली का जवाब गोली से ही देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर सूरत के ज्वेलर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी भी तैयार की है। ये अनोखी राखियां लोगों को बड़ी पसंद आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जलवा सारी दुनिया ने देखा है, और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था और ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग किया था, अब वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है राखी के स्वरूप में सूरत में बिक रही है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक ज्वेलर्स के जो शोरूम में है, ये ब्रह्मोस राखी जो तैयार की गई कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। और ये देखेंगे, ये राखी के तौर पर अब इस दुकान पे यहाँ पर बेची जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिएगा 3 रंगों में, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग दिखाए गए हैं, उसी तरह से डोरी बनाई गई है और उनके ऊपर सिल्वर से ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल राखी के तौर पे तैयार की गई है। सूरत की तस्वीरें हैं, एक ज्वेलर्स शोरूम की तस्वीरें हैं जहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल से ये दिखने वाली राखियाँ तैयार की गई हैं। ज्वेलर्स जो हैं जिन्होंने राखियों को तैयार किया, हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और ये जो राखी ब्रह्मोस वाली तैयार की है, क्या इरादा है इसके पीछे?
मैं सूरत से डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स वैसू से दीपक भाई बात कर रहा हूँ। हर साल पे कस्टमर कोई ना कोई चीज़ हमसे नया मांग रहा था कि अब राखी में कोई नया चीज़ बनाए, और हम लोग हर साल पे कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। तो ये टाइम पे हमने सोचा कि क्या बनावे, तो अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अपने भारतीय सेना द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन जो पार किया था, उसको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि वो ब्रह्मोस मिसाइल का हम राखी बनाए, और भाई बहन का प्रेम का प्रतीक भी है और साथ साथ में शौर्य भी उसमें ऐड होता है। तो वो सब कुछ समझ के हमने वो शौर्य का प्रतीक रूपी ब्रह्मोस मिसाइल का हमने बनाया था। उसमें हमने चांदी का भी बनाया हुआ है, सोने का 9 कैरेट का भी बनाया हुआ है, मतलब बजटेड भी बनाया हुआ है और अच्छा वाला भी बनाया है, दोनों चीज बनाई हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित आप हैं या कस्टमरों की डिमांड थी जिसके चलते ये ब्रह्मोस मिसाइल की राखी बनाई? सही बताए तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित है। जो हिसाब से अपनी भारतीय सेना ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जैसे ही वो लोग ने पूरा ऑपरेशन पार किया था, तो उसको देख के, और ब्रह्मोस मिसाइल ने जो हिसाब से हमारे भारत की रक्षा की थी, वो सभी को देखते हुए आज राखी के त्यौहार पे जैसे भाई बहन से रक्षा ही मांगती है, वैसे एक सोच के साथ में हमने ये बनाया हुआ था। कितनी डिमांड है इन राखियों की? कस्टमर किस तरह से, क्योंकि रक्षाबंधन को तभी समय, लेकिन डिमांड कैसी चल रही है? हमने जब बनाया था तब हमने सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पर अभी जैसे सोशल मीडिया पे और बाकी सभी जगह जैसे वायरल हो रहा है, तो कस्टमर की काफ़ी डिमांड आ रही है। तो हमें अभी तो फास्ट सभी चीज़ बनानी पड़ रही है, उतनी डिमांड अभी चल रही है, तो बहुत अच्छी डिमांड रही है। अब रक्षाबंधन के मद्देनजर ये जो राखियां हैं ब्रह्मोस नाम की, उनकी खूब डिमांड बढ़ रही है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। भारत अपनी सैन्य ताकत को तेजी के साथ बढ़ा रहा है ताकि दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। अब सेना में पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह अब C-295MW विमान लाया जा रहा है। वायुसेना का ये पहला C-295 स्क्वाड्रन बड़ोदरा में बनाया जा चुका है। भारत अपनी सीमाओं पर मजबूती लाने के लिए अपनी रक्षा शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अब C-295MW से रिप्लेस किया जा रहा है। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल भी इस शानदार विमान को शामिल करने जा रहे हैं। इस विमान की खासियत क्या है और ये सेना के लिए जरूरी क्यों है? C-295MW एक नई पीढ़ी का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस और टाटा कंसोर्टियम मिलकर बना रहे हैं। यह विमान हल्का लेकिन ताकतवर है, कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सैनिकों को ले जाना, पैराट्रूप्स को छोड़ना, मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को शिफ्ट करना और सामान की ढुलाई। भारत ने 2021 में स्पेन के साथ 56 C-295MW विमानों का सौदा किया था, जिसमें से 16 स्पेन से तैयार होकर आएंगे और बाकी 40 भारत में वडोदरा, गुजरात में बनाए जा रहे हैं। वायुसेना का पहला C-295 स्क्वाड्रन वडोदरा में बनाया जा चुका है। यह पहली बार है जब भारत की निजी कंपनी ने सैन्य विमान को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। अभी तक वायुसेना को 15 विमान मिल चुके हैं। अगस्त 2026 तक पहला मेक इन इंडिया C-295 तैयार हो जाएगा। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। वायुसेना के बाद अब नौसेना और तटरक्षक बल भी C-295 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस साल मार्च में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सपेक्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 15 C-295MW विमान मिलेंगे, जिसमें से नौसेना को 9 विमान, तटरक्षक बल को 6 विमान मिलेंगे। इसी साल से इनको खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी और कमर्शियल बिड्स दिसंबर 2025 तक जमा होंगे। ये विमान समुद्री निगरानी, बचाव अभियान और तस्करी रोकने जैसे कामों में मदद करेंगे। ये विमान इसलिए खास है क्योंकि ये हर तरह के हालात में काम कर सकता है। 50 से 10 टन सामान ले जा सकता है, 70 सैनिक या 50 पूरी तैयारी वाले पैराट्रूप्स को ढो सकता है।
सिर्फ 670 मीटर की रनवे से उड़ान भर सकता है, 320 मीटर में लैंड कर सकता है। ये छोटे और बिना तैयार रनवे पर भी काम करता है, जो एलएसी जैसे इलाकों में फायदेमंद होंगे। 11 घंटे तक 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें इंडिजीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है, जो दुश्मन के रडार से बचाता है। मेडिकल इमरजेंसी में 24 स्ट्रेचर फिट हो सकते हैं। पीछे का रैम दरवाजा सैनिकों को और सामान को हवा से छोड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये विमान लो लेवल फ्लाइंग में माहिर है, जो टैक्टिकल मिशन के लिए जरूरी है। इसका इंजन और डिजाइन इसे ऊंचाई और मुश्किल इलाकों में भी मजबूत बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूट इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचाने में मदद करता है। नए विमान जैसे C-17 ग्लोबल मास्टर और C-130 सुपर हरक्यूलिस अभी नए हैं, इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन AN-32 की जगह लेने के लिए वायुसेना ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी की है। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच C-295 सैनिकों और सामान को तेजी से पहुंचाएगा। छोटे रनवे पर लैंडिंग इसे पहाड़ी इलाकों में उपयोगी बनाती है। नौसेना और तटरक्षक के लिए ये विमान समुद्र में निगरानी और बचाव में मदद करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी और बाढ़ जैसे हालात में भी ये विमान मरीजों और राहत सामग्री को पहुंचाने में काम आएंगे। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गांधीनगर में एक महिला डॉक्टर के साथ डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है। ये महिला डॉक्टर करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि महिला डॉक्टर को 1-2 नहीं बल्कि 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। इस दौरान ठगों ने डॉक्टर का बैंक अकाउंट ही खाली करवा दिया, सारी FDs तोड़वा दी, शेयर बिकवा डाले, यहां तक कि पैसे चुकाने के लिए डॉक्टर ने गोल्ड लोन तक लिया। गांधीनगर में देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। महिला डॉक्टर से वसूले गए 19 करोड़ 24 लाख रुपए। पैसे चुकाने के लिए FD तुड़वाई, गोल्ड लोन तक लिया। गांधीनगर की एक सीनियर महिला डॉक्टर से ठगी का ये सिलसिला मार्च महीने में शुरू हुआ था। 3 महीने तक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और अलग अलग 35 बैंक खातों में 19 करोड़ 24 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। सब कुछ गंवा देने के बाद महिला को पता चला कि वो एक साइबर स्कैम का शिकार हो गई है। गांधीनगर में हुआ ठगी का ये मामला पूरे देश का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैम बन गया है। इस मामले में पुलिस ने सूरत से लालजी भाई बलदानिया नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया है। बलदानिया के खाते में भी 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ठगी की इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया। दरअसल महिला डॉक्टर को 15 मार्च को साइबर फ्रॉड का पहला फोन आया। उसके बाद महिला को एक पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से फोन आया। फिर सरकारी वकील समेत कई नामों से कॉल किए गए। महिला को बताया गया कि आपके सभी मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे क्योंकि आपके फोन से कई लोगों को बार बार अपमानजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। इसके लिए आपके खिलाफ FIR दर्ज करानी होगी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और इसके लिए भारत सरकार के FEMA और PMLA अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद महिला को धमकी भरे कई लेटर्स भी मिले। ठग फोन करके डराते थे कि सादे कपड़ों में पुलिस वाले उनके घर के आसपास घूम रहे हैं। अगर जेल जाने से बचना है तो सारी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इस तरह उन्होंने महिला से उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा हासिल कर लिया। इसके बाद मामला सेटल करने का कहकर उनसे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। साइबर फ्रॉड के इस गैंग ने महिला डॉक्टर को इतना डरा दिया कि उन्होंने लॉकर में रखे सोने पर लोन लिया, FD तुड़वाई, वर्षों पहले खरीदे गए शेयर तक बेच डाले और महिला ने 19 करोड़ 24 लाख रुपए की भारी भरकम रकम ठगों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी। एक सीनियर सिटीजन जो कि साइबर फ्रॉड के विक्टिम बने हैं, उनके साथ लगभग मार्च महीने में साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक कॉल किया गया जिनमें बताया गया कि आपका जो
मोबाइल नंबर है वो हमारी राडार में है, उसके ऊपर से कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। इस तरह से उनको धमकाया गया और फिर उसके बाद बोला गया कि आपको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। इस तरह से उनको धमकी दे करके और उनके पास से धीरे-धीरे उन्होंने पैसा ऐंठना चालू किया, जिसमें उन्होंने लगभग 3 महीने तक इस जो विक्टिम है उनको इस तरह से अब डर में रखा और 3 महीने तक टोटल 19 करोड़ रुपए उनके पास से उन्होंने फ्रॉड करके अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में लिए। जब महिला डॉक्टर को कॉल आने बंद हो गए तब उन्हें शक हुआ। साइबर ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने गांधीनगर साइबर सेल में केस दर्ज करवाया। उसमें ये बोला कि आपका फोन जो है ट्राई के राडार में है और आपके फोन से कुछ इलीगल जो है कॉल्स हो रहे हैं जिनमें पोर्नोग्राफिक वीडियोस वगैरह का इस तरह का, जो कि उनका एक नेचुरल एमओ होता है, या तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं या फिर ड्रग की बात करते हैं या फिर पोर्नोग्राफिक वीडियो या फिर कॉल्स की बात करते हैं। तो इसी तरह से इनको भी धमकाया। उनका मांगने का एक ही तरीका होता है कि आप अगर नहीं देंगे पैसे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह की धमकियां वो लोग देते हैं और अलग-अलग खातों में, ये 30 से ज्यादा खातों में ये पैसे डाले गए। पुलिस ने अलग अलग अधिकारी बनकर धमकाने वाले 5 लोगों और पैसे जमा कराने वाले 35 बैंक खाता धारकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही सूरत से एक कारोबारी की गिरफ्तारी भी हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि इस मामले में कंबोडिया और भारत का एक गैंग शामिल है। गांधीनगर से दुर्गेश मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। कापोदरा इलाके में जेल से छूटे एक शख्स ने अपनी पत्नी पर नाजायज संबंधों का शक करते हुए क्रूरता की तमाम हदों को पार कर डाला। आरोप यह है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी ने पत्नी के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंकने की भी कोशिश की। हालांकि किसी तरह पीड़ित महिला अपनी जान बचाकर पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक्शन लिया है। आरोपी पति के साथ घटना में शामिल उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गणेश राजपूत नाम का जो एक रीढ़ा आरोपी है, इसके ऊपर गुजरात राज्य में 26 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये पासा में जेल में छूट के आया और जेल में इसको अपनी वाइफ पे, इसको ऐसा डाउट हुआ है कि इसकी वाइफ का किसी के साथ अवैध गैर कायदेसर संबंध है। इस शंका और मंदुक के रखते हुए इसने 24 तारीख को रात को 9 बजे अपनी वाइफ को बुरी तरह पीटा और तारीख 25/7/2025 को गणेश और उसका जो फ्रेंड है महेश, इन्होंने इस लड़की को लेके 40 दीनदयाल नगर में लेके गए और वहाँ इसके साथ गैंगरेप किया। गुजरात में अहमदाबाद से लेकर छोटा उदेपुर तक, खेड़ा तक बारिश से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले ओवरफ्लो हैं। कई जगहों पर पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा है। देखिए जरा। गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। नदी नालों में उफान से रिहायशी इलाके डूब रहे हैं। पानी पुलों के ऊपर से बह रहा है। ये हाल किसी एक शहर का नहीं बल्कि गुजरात के कई जिलों में कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में लोग एक दूसरे का सहारा भी बन रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदेपुर की हैं। जिधर देखो सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। कहाँ नदी, कहाँ पुल और कहाँ खेत खलिहान, अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। पानी के इसी प्रचंड बहाव के बीच दूध ले जा रहा एक टेम्पो पुल पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि आसपास मौजूद ग्रामीणों ने फौरन रस्सी की मदद से टेम्पो ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जब पुल पर पानी का बहाव कुछ कम हुआ तो क्रेन की मदद से टेम्पो को भी निकाल लिया गया। नर्मदापुरम में लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम पानी से लबालब हो गया, जिसके बाद डैम के 9 गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आसपास के इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। खेड़ा जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। यहां शेढ़ी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उमरेठ से डाकोर को जोड़ने वाला ब्रिज बंद कर दिया गया, क्योंकि शेढ़ी नदी पर बना ये पुल पानी में डूब चुका है। अब अहमदाबाद का हाल भी देख लीजिए।
ओढ़व रिंग रोड दरिया में तब्दील हो गया। सड़क पर पानी भर जाने से गाड़ियां रेंगती हुई किसी तरह निकल रही हैं। प्री मानसून तैयारियों को लेकर किए गए सरकारी दावे बारिश में बहे जा रहे हैं। जब अहमदाबाद की मुख्य सड़क का ये हाल है तो गाँव कस्बों का क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नर्मदा से नरेंद्र पिपरवाला, खेड़ा से हिताली शाह और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।